आइए दोस्तों, आज हम लोग आप लोगों को बहुपद जो चैप्टर है हमारा दूसरा चैप्टर है बहुपद, इसको करवाएंगे। ठीक है, इसमें जितने भी प्रश्नावली हैं सारी की सारी करवाएंगे। और इसके पहले जो मैंने पहला चैप्टर आपका था वास्तविक संख्याएं, वो मैंने पूरा करवा दिया है। आप देखना चाहें तो पहले उसके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आप बात करते हैं दूसरा चैप्टर है बहुपद आपका। ठीक है, तो इसमें जो प्रश्नावली है 2.1, 2.2 ऐसे करके जितनी भी प्रश्नावली है वो सारी की सारी करवाऊंगी। लेकिन सबसे पहले बात ये है कि इस प्रश्नावली को करवाने से पहले मैं कुछ इस चैप्टर के बारे में बताना चाहती हूँ आप लोगों को। और वैसे भी दे रखा है इन लोगों ने बुक में, आप चाहें तो खुद से भी पढ़ सकते हैं और जो मैं बता रही हूँ वो भी आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही कहूँगी कि खुद से पढ़िए आप लोग। ये जो सब कुछ बताया गया है, नॉलेज दी जाती है, ये सब कुछ अच्छे से समझाया जाता है। ये जो जितना भी दिया है ये सब कुछ पढ़िए आप खुद से। ये जो दिया है सारा का सारा पढ़िए आप लोग, उसके बाद ही प्रश्नावली को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये सारा का सारा समझाया गया है अच्छे से। ये देखिए बहुत ही डीपली समझाया है। उसके बाद में ये देखिए ये और यहाँ पर भी है ग्राफ है, और उसके बाद ये आपकी प्रश्नावली शुरू हुई है। तो ये प्रश्नावली तो मैं पहले बाद में ही कराऊंगी। सबसे पहले आपको कुछ बताना चाहूँगी इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो बहुपद तो बात करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले मैं क्या क्या आपको बताऊंगी वो मैं अपनी कॉपी में लिख लेती हूँ। ठीक है, किस किस की बात करूँगी तो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि चर क्या होता है। चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, क्या बोलते हैं? वेरिएबल। चर क्या होता है, इसको देखिए ज़्यादातर इसको x, y, z इससे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, से दर्शाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट करते हैं इसको, किसको? चर को x, y, z से दर्शाते हैं। तो बात करते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 4x प्लस 5y बराबर 3। ठीक है, ये एक समीकरण है। ठीक है, अब इसमें चर क्या है? चर है x और y, ये आपके चर है। ठीक है, क्या है? चर। और जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे 5x मान लीजिए 4y बराबर 2। ठीक है, अब इसमें चर क्या है? x और y। ठीक है, ये क्या है? चर है, चर। ठीक है, अब तीसरा लेती हूँ एग्जाम्पल, जैसे x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 3। ठीक है, अब इसमें क्या है? चर। ये x² और x, ये क्या है? आपके चर। ठीक है, और जैसे मान लीजिए 3z प्लस 4t बराबर 6। अब इसमें z और t क्या है आपके? ये भी चर हैं। ठीक है, तो क्या है कि जो चर को
नॉर्मली ज़्यादातर एक्स वाई जेड से दर्शाते हैं। टी हो गया आपका, यहाँ टी भी लिख सकते हैं। एक्स वाई जेड टी ये जो इनसे दर्शाते हैं, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ चर क्या है, जिसकी वैल्यू, जिसका मान, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, फिक्स ना हो, वो चर है, ठीक है। देखिए अब ये वाला समीकरण है, इसमें एक्स का मान कुछ और होगा। अब ये वाला समीकरण है, इसको जब सॉल्व करेंगे एक्स का मान निकालेंगे तो कुछ और आएगा। इसमें एक्स का मान कुछ और होगा, इसमें जैसे जेड है, जेड का मान कुछ और होगा। अब दूसरा लें, जैसे जेड हो उसमें चर, तो उसमें जेड का मान कुछ और आएगा। मतलब कुछ भी हो, एक्स वाई जेड टी कुछ भी हो, इसकी जो वैल्यू है हर समीकरण में चेंज होती रहती है। मतलब कभी भी ये नहीं कह सकते कि एक्स का मान अगर जैसे 4, एक्स का मान जैसे मान लेते हैं जैसे 4 है, तो हम हमेशा ये बोलेंगे एक्स का मान 4 ही है, मतलब रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है, फिक्स नहीं होती है वैल्यू इसकी, हर समीकरण में उस हिसाब से चेंज होती रहती है। तो चेंज होती है वैल्यू, इसलिए इसको बोलते हैं चर, ठीक है। और इसको दर्शाते हैं एक्स वाई जेड टी वगैरह, इनसे प्रेजेंट करते हैं, से दर्शाते हैं, ठीक है। चर के बारे में समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अचर। अचर क्या होता है? अचर को इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है इसकी, या हम बोल सकते हैं कि जिसकी वैल्यू फिक्स हो वो क्या है? अचर है, अचर कहलाएगा। जैसे 6, 3, 8, 1/3 भी मान सकते हैं, और -2 और 0, पाई, ठीक है। पाई का मान कितना होता है? 22/7। इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, ठीक है। अब जैसे एक समीकरण लेते हैं, ax² + bx + c = 0, ठीक है। ये मैंने एक समीकरण लिया है। इसमें आप लोग बताइए चर क्या है? पहले मैं बता चुकी हूँ, इसमें चर है x² और x, ये आपके चर हैं, ठीक है। और अचर क्या है? अचर है a, ये अचर है, ठीक है। और b भी आपका अचर है, और c भी आपका अचर है, ठीक है। इसमें क्या है कि जिसका मान हमेशा फिक्स हो वो अचर होता है। जैसे 6, 3, 8 ये जो मान होते हैं वो देखें, जैसे हम 6 बोल रहे हैं तो हमेशा उसका मान 6 ही रहेगा, ये नहीं कि कुछ और मान लें। 6 हमेशा 6 ही रहेगा, 3 ही रहेगा, मतलब वो चेंज नहीं होगा। जैसे पाई का मान होता है हमेशा 22/7 ही रखते हैं, तो इसकी मतलब फिक्स होता है ना मान, तो इसलिए इसको बोलते हैं ऐसी संख्याओं को बोलते हैं अचर राशियाँ, ठीक है। तो चर और अचर के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं घात। घात को इंग्लिश में बोलते हैं पावर, ठीक है, पावर। अब जैसे मान लीजिए 2 की घात 2, ठीक है, 3 की घात 4, और 4 की घात 2, और 5 की घात 8,
7 की घात 9। इसका मतलब क्या है कि 2 की घात 2 है। इसका मतलब क्या है कि जो 2 है वो 2 बार है, ठीक है। और 3 की घात 4 का मतलब क्या है कि 3 जो है वो 3 बार है गुणे में, ठीक है। 4 की घात 2 का मतलब क्या है कि 4 जो है वो 2 बार है। ऐसी 5 की घात 8 का मतलब है 5 8 बार है। 7 की घात 9 का मतलब है कि 7 गुणे में 9 बार है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वो घात वो नंबर है, यानी वो जो नंबर है, ये ऐसे लिखेंगे, वो नंबर है मतलब घात वो नंबर है जिसका मतलब कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब गुणा हो रहा है। वो नंबर है जिससे ये पता चलता है कि कितनी बार इसका गुणा हो रहा है, जिसका कितनी बार गुणा हो रहा है, ठीक है। मतलब घात जो है मैंने लिखा है वो नंबर है घात जिसका मतलब कितनी बार ये पता चलता है कि संख्या जो नंबर है उस नंबर का कितनी बार गुणा हो रहा है, ये बताता है। कौन? घात बताता है। घात बताती है कि जो नंबर है उसका कितनी बार गुणा हो रहा है, ठीक है। तो समझ गए होंगे कि घात क्या होती है। अब बात करते हैं पद। ये बहुपद जो चैप्टर है आपका, उसमें ये सब जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोग ये नहीं समझेंगे तो जो प्रश्नावली में हम जैसे आपको बोलेंगे कि 2 की पावर 2, तो आप लोग जैसे यही नहीं जानते होंगे कि पावर जैसे क्या बोल रहे हैं हम बोलेंगे जैसे ये चर है या अचर है, अचर राशि है, तो आप लोग मतलब समझेंगे कि क्या बोल रहे हैं, तो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं आपको चैप्टर के शुरुआत में ही, स्टार्टिंग में ही ये बता रही हूँ आपको ये सब बातें, कि जिससे मैं अगर प्रश्नावली में बोलूँ तो आप लोगों को समझ में आ जाए पहले से ही, ठीक है। तो पद क्या होता है? पद को इंग्लिश में बोलते हैं टर्म, ठीक है। तो जैसे मैंने एक मान लीजिए कोई बीजगणितीय व्यंजक लिखा, जैसे 3x² + 4x + 6, ठीक है। इसमें देखिए कितने पद हैं। इसमें पद, ये एक पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये पूरा एक पद है, ये एक पूरा पद है, और ये पूरा पद है, ठीक है। ये क्या है? पद, ठीक है। तो ये पद हैं, 3 पद हैं इसमें, ठीक है। अब जैसे मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल लिया 4x² + 3x, ठीक है। अब इसमें कितने पद हैं बताइए? इसमें 2 पद हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। इसमें 2 पद हैं, 2 पद हैं इसमें, और इसमें कितने थे? 3 पद थे, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 9x + 3y + 6 लिख लीजिए। अब इसमें बताइए कितने पद हैं? एक ये हो गया, एक ये और एक ये, 3 पद इसमें भी हैं, ठीक है। 3 पद हैं इसमें, तो इसमें 3 पद हैं। और पद को ऐसे भी समझ सकते हैं आप लोग कि पद में क्या बात
मतलब खास क्या होता है कि ऐसे समझ लीजिए, पद में क्या क्या होगा। देखिए, एक अचर होगा, ठीक है, अचर होगा पहले, और फिर चर होगा, और फिर उसकी घात होगी, ठीक है। इस रूप में हमेशा आपको पद मिलेगा। देखिए, अचर फिर चर की घात होगी। अब इसमें देख लीजिए, जैसे 3x² है, 3 क्या है हमारा अचर, फिर चर क्या है x और उसकी घात, तो एक ये पूरा क्या हो गया, पद हो गया। अब इसमें देखिए, जैसे 4x है, 4 क्या है अचर और चर क्या है x। अब यहाँ पर x की एक घात मान सकते हैं, मतलब लिखिए, ये एक घात को लिखिए या ना लिखिए, बात एक ही है, ठीक है। तो एक घात तो है, तो इसी रूप का है, देखिए। और इसमें 6 है, 6 में देखिए, ये जो 6 है वो अचर हो गया, और इसके साथ देखिए x की पावर 0 लगा सकते हैं, क्योंकि इसका मान 1 होता है। मैंने पहले भी जो प्रश्नावली करवाई है 1.4 उसमें बताया है क्यों होता है, ठीक है। तो ये भी, इसमें भी देखिए, चर राशि हो गई आपकी, चर हो गया 6 और सॉरी अचर हो गया 6 और चर हो गया आपका x और घात उसकी हो गई 0। तो ये भी क्या हो गया आपका, एक पद हो गया पूरा, ठीक है। अब इसमें x की घात 0 दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है, लेकिन मान सकते हैं इसको। तो इसमें भी देखिए ऐसे ही ये है, इसमें भी एक घात मान सकते हैं, तो ये भी एक पद है, क्योंकि इसमें एक अचर है 3 और 3, और जो चर है वो x है और घात है उसकी 1, ठीक है। तो पद हमेशा इस रूप में मिलेगा, पहले अचर होगा फिर चर होगा। आप ऐसे पहचान सकते हैं कि अचर फिर चर और चर की फिर घात होगी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पद, एक पूरा पद कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं बीजगणितीय व्यंजक। बीजगणितीय व्यंजक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। अब ये क्या होता है बीजगणितीय व्यंजक, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 3x² प्लस 6, नहीं इसको प्लस नहीं लगाइए, पहले मैंने लिखा 3x², एक पद लिखा, ठीक है। दूसरा एक पद लिखा 6x, तीसरा लिखा एक पद 8, ठीक है। अब इसको मैंने प्लस से जोड़ दिया, प्लस से जोड़ दीजिए, इसको प्लस लगा दिया और यहाँ भी प्लस लगा दिया। तो अब ये क्या बन गया पूरा, ये पूरा क्या बन गया, बीजगणितीय व्यंजक। बीजगणितीय व्यंजक बन गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि जैसे 6x प्लस 5y, ठीक है। तो बीजगणितीय व्यंजक में क्या होता है कि जो पद होते हैं वो आपस में एक से ज़्यादा पद होते हैं, वो प्लस माइनस से जुड़े हुए होते हैं। जब जुड़े हुए होते हैं तो उसको बोलते हैं बीजगणितीय व्यंजक, ठीक है। क्या बोलते हैं, बीजगणितीय व्यंजक।
जैसे अब मान सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये भी आपका क्या है, एक बीजगणितीय व्यंजक है, क्योंकि इसमें देखिए एक पद है, दूसरा ये, तीसरा ये प्लस से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसको पूरे को बोलेंगे बीजगणितीय व्यंजक। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर कि बीजगणितीय व्यंजक में क्या होता है कि पहला पद होगा, ठीक है, पद पहला होगा वो प्लस या माइनस से जुड़ा होगा, ठीक है। फिर दूसरा पद होगा, ठीक है, वो भी प्लस माइनस से जुड़ा होगा, किससे, पद 3 से, ठीक है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये आपस में एक दूसरे से प्लस माइनस से अगर जब जुड़े हों तो उस पूरे को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, बीजगणितीय व्यंजक। तो इसमें देखिए ये एग्जाम्पल हमने बताए हैं, जैसे x² प्लस 3x प्लस 4, ये आपका क्या है, पूरा बीजगणितीय व्यंजक है, क्योंकि इसमें 3 पद हैं वो आपस में प्लस से जुड़े हुए हैं। माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसको ऐसे समझ ले, मतलब याद रखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, याद रहेगा, ठीक है। तो एक बात और कि बीजगणितीय व्यंजक तो ये हो गया, ठीक है। कभी कभी ऐसा लिख देते हैं कि जैसे x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0। अब ये क्या है, इसको भी बीजगणितीय व्यंजक बोलेंगे? नहीं, इसको बीजगणितीय व्यंजक नहीं बोलेंगे। इसको बोलेंगे अगर बराबर में 0 लगा है, बराबर में 0 लगा दिया इसके, देखिए ये तो आपका इतना तो बीजगणितीय व्यंजक है, और अगर बराबर में 0 लगा दिया तो आपका ये पूरा बन गया एक समीकरण, ठीक है। समीकरण और बीजगणितीय व्यंजक में यही अंतर होता है। अगर बराबर में कुछ भी लिखा हो, मतलब ये नहीं कि 0 हो, 4, 5 कोई भी संख्या हो या 0 लगा हो, बराबर में कुछ हो, तो वो समीकरण कहलाएगा आपका। और अगर बराबर में कुछ नहीं है, इतना है केवल, तो वो आपका बीजगणितीय व्यंजक कहलाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीनोमियल, ठीक है। बहुपद क्या होता है, देखिए बहुपद को समझने से पहले एक बात समझ लीजिए कि आप लोगों को याद होगा कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्या या पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, 0 से स्टार्ट होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके चलती चली जाती हैं, ठीक है, पर 0 से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। ये क्या है, आपकी पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग एक बात लिख सकते हैं, पहले मैं आपको लिख के बता दे रही हूँ कि इसकी लिख लीजिए इसके बारे में थोड़ा, कि वे बीजगणितीय व्यंजक जिनमें चर की घात पूर्ण संख्या हो तो वो
बीजगणितीय व्यंजक वो बीजगणितीय व्यंजक, ये सब आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, तभी प्रश्नावली में जो करेंगे आप ज़्यादा समझ में आएंगी। बीजगणितीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। ठीक है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर कि वे बीजगणितीय व्यंजक जिनमें चर की घात पूर्ण संख्या हो तो वो बीजगणितीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। ठीक है, कि जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3x की घात 3 प्लस 6x की घात 2 माइनस 8 x की घात 1/2 x की घात 1/2 प्लस 3x की घात 0। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये बताइए बहुपद है आपका कि नहीं। ये आपका बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए 3 तो पूर्ण संख्या है, 2 भी है और 0 भी पूर्ण संख्या है, लेकिन 1/2 आपकी पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं है आपका। ठीक है, लेकिन ये एक बीजगणितीय व्यंजक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पद हैं, वो आपस में प्लस माइनस से जुड़े हुए हैं। 1 पद, 2 पद, तीसरा और ये चौथा, ये आपस में प्लस माइनस प्लस से जुड़े हुए हैं, तो ये एक बीजगणितीय व्यंजक है, लेकिन बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें घात x की घात 1/2 आ गई, इसको पूर्ण संख्या होना चाहिए था, इसलिए ये नहीं है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 4x² प्लस 3x की घात 1 मान लीजिए, लिखिए या ना लिखिए बात एक ही है, प्लस 8। अब इसमें बताइए कि ये बहुपद है कि नहीं। ये बहुपद है, क्योंकि इसमें x की घात 2 पूर्ण संख्या है, 1 भी पूर्ण संख्या है, और यहाँ देखिए, यहाँ तो कोई x है नहीं, आप लोग सोच रहे होंगे, तो यहाँ पर देखिए x की घात 0 मान सकते हैं, उसका मान 1 होता है, और 1 का 8 में जैसे गुणा होगा तो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो x की घात 0 भी पूर्ण संख्या है, तो सारी की सारी पूर्ण संख्या है, इसलिए ये बहुपद है, ये बहुपद है। ठीक है, ये बहुपद है। तो आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें जो घातें हैं अगर पूर्ण संख्या हो तो वो आपका बहुपद कहलाता है, अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो वो आपका बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे 3x प्लस 4y प्लस z प्लस 5z, ये मान लिया हमने। ठीक है, अब ये बताइए कि ये बहुपद है कि नहीं है। देखिए यहाँ पर घात तो एक भी नहीं दिख रही है आप लोगों को, लेकिन एक घात तो हम लोग मान सकते हैं, छुपी हुई है एक घात, सबकी एक घात है। ठीक है, तो एक पूर्ण संख्या है, तो इसका मतलब ये भी आपका बहुपद है। ठीक है, ये बहुपद है। और ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, मतलब वे बीजगणितीय व्यंजक जिनमें चर की घात पूर्ण संख्या हो तो वो बीजगणितीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। मतलब जो घात है, चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो वो आपका बहुपद कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं बहुपद की घात।
बहुपद की घात, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिग्री। ठीक है, इसका मतलब होता है हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर, ठीक है, जो बहुपद की हाईएस्ट पावर होती है वही हमारी डिग्री होती है, मतलब बहुपद की घात होती है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लिखती हूँ यहाँ पर, जैसे 3x की घात 3 प्लस 5x की घात 2 प्लस 6x प्लस 7। ठीक है, दूसरा लिखती हूँ जैसे 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, तीसरा एक एग्जाम्पल और लेती हूँ, 6x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 की घात 2 प्लस 7x प्लस 3। ठीक है, अब ये 3 एग्जाम्पल हैं, इसमें बहुपद की घात बताइए, यानी हाईएस्ट पावर देखनी है। अब देखिए, ये एक बीजगणितीय व्यंजक है, अगर इसमें बराबर 0 लगा दें, बराबर करके 0 लिख दें तो आपका ये समीकरण हो जाएगा, लेकिन नहीं लगाए बराबर में, कुछ है नहीं, तो ये आपका बीजगणितीय व्यंजक है। ठीक है, अब इसमें क्या है ये बताइए, ये बहुपद है कि नहीं है? ये भी बहुपद है, क्योंकि इसमें 3 और 2 और यहाँ पर 1 घात मान सकते हैं, और यहाँ पर x की घात 0 मान सकते हैं, तो ये 1 और 0 ये भी आपकी पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये आपका बहुपद भी है। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं, हमें क्या समझना है, बहुपद की घात समझना है, हाईएस्ट पावर। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी घात किसकी है, इसकी घात तो 1 थी, इसकी 0 थी, यहाँ 0 मान सकते हैं। ठीक है, इसकी 1 थी, इसकी 2 है, इसकी 3 है, तो सबसे बड़ी घात 3 है। तो हमारा कहने का मतलब है कि इसकी डिग्री कितनी है, बहुपद की घात डिग्री वही हो जाएगी आपकी डिग्री, तो 3। अब इसमें देखिए यहाँ 1 मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर x की घात 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, उसका मतलब 1 ही होगा। ठीक है, तो इसलिए नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ पर 1 घात है, यहाँ पर 2 है, सबसे बड़ी घात इस वाले पद की है। ठीक है, तो हमारी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 2, मतलब सबसे बड़ी घात देखनी है। तो इसमें बताइए यहाँ 1 होगी घात मान लीजिए। ठीक है, अब इसमें बताइए डिग्री कितनी है, इसमें है सबसे बड़ी घात 1 है, 2, 3, इसकी बड़ी है सबसे घात, इस वाले चर की घात सबसे बड़ी है 3, तो डिग्री हो जाएगी 3, बहुपद की घात हो जाएगी 3। यानी बीजगणितीय व्यंजक में जो सबसे बड़ी घात होगी उस घात वही घात हमारी डिग्री होगी, यानी बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, हाईएस्ट पावर। अब बात करते हैं कि बहुपद का मान, बहुपद का मान। बहुपद का मान, ठीक है, ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लीजिए 3x प्लस 5। ठीक है, अब इसमें आप लोग जैसे x का मान 1 रखिए, 1 रखिए। ठीक है, तो रख दीजिए, तो ये आपका कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस 5 है, तो ये 8 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये 8 आ गया। जैसे अब दूसरा ले लीजिए एग्जाम्पल 6x प्लस 3। ठीक है, अब इसमें x का मान 2
मान लीजिए, तो 2 रखिए +3, ठीक है। तो ये आएगा 6 दूनी 12 और 3 15, ठीक है। ये 15 आ गया। तो बहुपद का मान क्या है? जब x का मान 1 रखा तो बहुपद का मान आया 8। जब x का मान ये वाले बीजगणितीय व्यंजक में जब हमने x का मान 2 लिखा है, 2 माना है, तब बहुपद का मान आया है 15, ठीक है। तो ये बहुपद का मान होता है। अब बात करते हैं कि बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक, ठीक है। बहुपद का शून्यक, तो इसके बारे में थोड़ा लिख लीजिए। x मतलब कि चर, x y z ये होते हैं ना चर। तो x का वह मान जो पूरे बहुपद के मान को 0 बना दे, वो क्या होता है? बहुपद का शून्यक कहलाता है। जो चर का वह मान जो पूरे बहुपद के मान को 0 बना दे, वो कहलाता है बहुपद का शून्यक। जैसे मान लीजिए 3x - 3 है, ठीक है। तो इसमें क्या रखें कि ये 0 आ जाए। तो हम यहाँ पर x का मान 1 रख के देखते हैं। तो यहाँ पर 1 रख दीजिए, -3 बराबर 0, 0 के बराबर मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर 3 और -3 ये 0 आ जाएगा इसके बराबर, ठीक है। ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 है, ये भी 0 है। तो कह सकते हैं कि इसका शून्यक कितना है? शून्यक कितना है इसका? 1, ठीक है। क्योंकि x का मान हमने 1 माना था, 1 रखा है। जब 1 रखा है बहुपद में तो उसका जो मान है वो 0 हो गया, ठीक है। तो शून्यक क्या हो गया? 1 हो गया। क्योंकि जो 1 है, संख्या है 1, वो बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है। तो ये कहलाएगा बहुपद का शून्यक 1, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 8x + 8, ठीक है। अब इसमें क्या रखें? इसमें क्या रखें कि यहाँ पर देखिए कि इसमें क्या रखें। यहाँ पर 0 नहीं, देखिए 3x - 3 ये आपका बहुपद था, ठीक है। अब इसमें 1 हमने मान रखा x का और -3, तो 3 - 3 बराबर 0, अब 0 होगा, ठीक है। ये हमने पहले से 0 कर दिया। देखिए 3 - 3 प्लस का 3 और माइनस का 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो शून्यक 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 जब रख रहे हैं तो बहुपद का मान 0 आ रहा है, ठीक है। अब इसमें देखिए कि कितना रखें कि इसका मान बहुपद का मान 0 हो जाए, वही हमारा बहुपद का शून्यक होगा, ठीक है। तो -1 रखिए, -1 रखिए, रख दिया। तो ये यहाँ से आपका आएगा -8 और ये +8, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 0। इसका मतलब इसका शून्यक कितना है? शून्यक कितना है इसका? -1, ठीक है। क्योंकि -1 जब रखेंगे बहुपद में तो बहुपद को ये शून्य कर रहा है, बहुपद को, ठीक है। तो तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 6x + 4, ठीक है।
बराबर 0। ये हमने एक समीकरण लिया है, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है कि पहले इसको छोड़ दीजिए, इसको केवल देखिए 6x + 4। अब इसमें हमेशा ये तो नहीं है कि आप लोग सोचेंगे पहले तो, या फिर सोचिए कि ऐसा क्या मान हो सकता है जो बहुपद को शून्य कर दे। इसका अगर नहीं सोचिए तो इसका एक तरीका ये भी है कि बहुपद को बराबर में लिख दीजिए, शून्य के बराबर में रख दीजिए, ठीक है। तो हमने वही किया है। इसका हमें जैसे इतने का शून्य निकालना है बहुपद का, तो इसको बराबर 0 के बराबर रख दीजिए पहले से ही, ठीक है। तो हमेशा आप लोग इस तरीके से तो नहीं देखेंगे कि 1 रख के देखें, 2 रख के देखें, -2 -3 ऐसे रख के देखें। तो ऐसे मतलब कब तक देखेंगे। तो इसका सिंपल तरीका है कि इसको बराबर 0 के बराबर रख दीजिए, ठीक है। तो ये आपका आएगा 6x, वहाँ जाएगा प्लस का -4, ठीक है। तो x का आ जाएगा मान -4/6, ठीक है। ये कट भी सकता है 2 से, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी कि ये आएगा x का मान आएगा -2/3। तो इसका शून्य कितना हो गया, -2/3। जब इसमें रखेंगे तो ये पूरे बहुपद को शून्य कर देगा, उसका मान 0 आएगा। तो इसका शून्य कितना है, -2/3, ठीक है। तो इसको भी समझ गए होंगे बहुपद का शून्य क्या होता है। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से कि x² + 4x + 4, ठीक है। अब इसको 0 के बराबर रख दीजिए, ठीक है। अब हमेशा ये तो रख के करेंगे नहीं कि पहले 1 रख के देखें, -1 -2 या 2 रख के ऐसे देखें, ठीक है। तो आप इसका सिंपल तरीका है, इसको बराबर 0 के बराबर रख दीजिए, ठीक है। तो ये तो आपका समीकरण हो गया, ठीक है, समीकरण कहलाएगा। तो इसको कैसे करते हैं, आपने पहले 9th क्लास में शायद किया होगा आपने कि इसको 4 को ऐसे गुणनखंड करें जिसके जोड़ने पर 4 आए और गुणा करने पर कितना आए, 4 आए, ठीक है। जोड़ने पर 4 आए तो ये कैसा हो जाएगा, x² + 2x + 2x + 4, ठीक है, बराबर 0। तो ये आपका यहाँ से ये 2 पद लीजिए, इसमें x घात हमने कॉमन ले ली, बाहर निकाल ली, तो अंदर बचेगी x + 2, ठीक है। और यहाँ पर 2 बाहर निकाल लिया तो ये आपका बचेगा x + 2, ठीक है। ये और ये 1 से आने चाहिए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x की घात 2 और ये अंदर कर दीजिए x की घात 2 प्लस x की घात 2 बोल रहे हैं, सॉरी, x + 2, x + 2 है, x + 2 है, ठीक है। तो इसको जब बराबर 0 के जब हम रखेंगे तो ये आपका आएगा x बराबर -2 आएगा यहाँ से, और यहाँ से भी आपका x बराबर -2 आएगा, ठीक है। तो इसके शून्य दोनों 1 से ही आए हैं, इसके शून्य दोनों क्या आए हैं, 1 से ही है, -2, ठीक है। तो इस तरीके से भी शून्य निकाल सकते हैं बराबर 0 रख के, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, ठीक है, बहुपद के प्रकार। तो ये आपके 3 प्रकार से इसको डिवाइड कर सकते हैं। आप डिग्री के आधार पर
है, डिग्री के आधार पर पद के आधार पर और चर के आधार पर। ठीक है, 3 प्रकार से इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले डिग्री के आधार पे बात करते हैं, तो पहला होता है आपका रैखिक बहुपद। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या है, इसकी डिग्री जो होती है वो 1 होती है। इसका एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं 3x प्लस 6। ठीक है, दूसरा जैसे 8x प्लस 2। ठीक है, इसमें देखिए सबकी घात 1 है, 1 घात है। तो रैखिक बहुपद में डिग्री जो होती है, मतलब बहुपद की जो घात होती है, उच्चतम घात 1 होती है। यहाँ लिख लीजिए कि जिसकी डिग्री 1 हो, यानी उच्चतम घात 1 हो, वो कहलाएगा आपका रैखिक बहुपद। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा द्विघाती बहुपद। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं 3x² प्लस 4x प्लस 9। ठीक है, दूसरा लेते हैं जैसे 8x² प्लस 4x प्लस 2। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल हैं। अब इसमें देखिए बहुपद की उच्चतम घात कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है, यानी कि डिग्री कितनी है, डिग्री आपकी है 2। ठीक है, इसमें 2 होती है। द्विघाती बहुपद में डिग्री जो होती है वो 2 होती है, और रैखिक बहुपद में 1 घात होती है, 1 होती है डिग्री। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा त्रिघाती बहुपद। इसमें क्या होता है, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका, जैसे 8x की घात 3 प्लस 4x की घात 2 प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, अब इसमें देखिए कि सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, ये सबसे बड़ी घात कौन है, 3 है, डिग्री है 3। तो जिसकी डिग्री 3 हो वो त्रिघाती बहुपद, जिसकी 2 हो वो द्विघाती बहुपद, और जिसकी 1 हो वो रैखिक बहुपद। ठीक है, ये तो हो गए डिग्री के आधार पर। ठीक है, अब पद के आधार पर होते हैं, जैसे एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 6x, ठीक है, 4x, 8x², ये क्या है आपके एक पदी बहुपद। ठीक है, 5x की घात 0। ठीक है, अब जैसे बात करते हैं द्विपदी बहुपद। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3x की घात 2 प्लस 4x। दूसरा लेते हैं जैसे 8x² प्लस 6x। ठीक है, तो इसमें 2 पद हैं, 1 2। ये एग्जाम्पल 1 है, ये दूसरा एग्जाम्पल। तो इसमें 2 पद हैं, 1 2 दोनों में हैं। तो ये क्या है, द्विपदी बहुपद है। ठीक है, और त्रिपदी
त्रिपदी बहुपद क्या होता है? त्रिपदी बहुपद इसमें क्या होता है कि 3 पद होते हैं, जैसे 6x की घात 2 प्लस 4x प्लस 2, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 8x² प्लस 5x प्लस 3, ठीक है। अब इसमें देखिए 2 एग्जाम्पल है, इसमें 3 पद हैं, 1 2 3, 1 2 3, तो ये त्रिपदी बहुपद है, ठीक है। ये पद के आधार पर हो गए, अब चर के आधार पर, ठीक है। तो एक चर वाले बहुपद तो कौन होंगे? इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 6x² प्लस 3x प्लस 8, ठीक है। और जैसे अगर ये मान लिया हमने 8x प्लस 7y, तो ये आपका एक चर वाला बहुपद नहीं है, और ये है, क्योंकि इसमें देखिए x पूरे में होना चाहिए, ठीक है। इस एक ही चर होना चाहिए, तो इसमें x है, तो ये आपका एक चर वाला है, और इसमें x है, इसमें y है, ठीक है, अलग अलग हैं चर, तो ये आपका एक चर वाला बहुपद ये वाला नहीं है और ये है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब दो चर वाले बहुपद, ठीक है, तो कैसे होते हैं? ये होते हैं 4x² प्लस 8y³ प्लस 6, ठीक है। अब इसमें देखिए चर कितने हैं, एक है x और दूसरा चर इसमें ही है दूसरा चर y, तो ये आपके हो गए दो चर वाले बहुपद, ठीक है, दो चर वाले बहुपद। अब हो गए, अब करते हैं अनेक चर वाले भी बहुपद होते हैं, जैसे अनेक चर वाले बहुपद, ठीक है। तो ये जैसे एग्जाम्पल, जैसे 4x 3y है, ठीक है, 6z और 8t। इसमें देखिए चर कितने हैं, अलग अलग हैं सब, 1 2 3 4, तो ये 3 से भी ज़्यादा हैं, तो इसीलिए हमने लिखा अनेक चर वाले बहुपद, ठीक है। ये एक इसका एग्जाम्पल है अनेक चर वाले बहुपद का, ठीक है। तो जो एक चर वाले बहुपद होते हैं उसको समानता px से दर्शाते हैं, px से, ठीक है, इसको याद रखना, px से दर्शाते हैं। और जो दो चर वाले बहुपद होते हैं, जगह नहीं है यहाँ पर तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, समझ लेना, इसको दर्शाते हैं px, y से, ठीक है, दो चर वाले बहुपद को। और तीन चर वाले बहुपद को अनेक चर वाले बहुपद को दर्शाते हैं px, y, z, t, ठीक है, इससे दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुपद के प्रकार हो गए। अब लास्ट है आपका बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप, ठीक है, क्या होता है कि जैसे एग्जाम्पल लीजिए 6x² 4x³ प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। तो इसका मानक रूप क्या होता है कि इसको व्यवस्थित रूप से लिख देना, वही इसका मानक रूप हो गया। देखिए अब ये उल्टे सीधे क्रम में लिखा है, 3 घात पहले होनी चाहिए थी, फिर 2 घात होनी चाहिए, फिर 1 घात,
फिर 3 लास्ट में होना चाहिए। तो ये क्रम से नहीं लिखा, क्रम से लिख देंगे तो वही बहुपद का मानक रूप हो जाता है। तो इसको लिख दीजिए, पहले 3 घात आएंगी आगे, तो 4x की घात 3 प्लस 6x की घात 2 प्लस 2x प्लस 3, ये बहुपद का मानक रूप हो गया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 6x की घात 3 मान लीजिए, ठीक है, और प्लस 5x की घात 6 मान लीजिए प्लस 8 मान लीजिए। अब ये क्रम से नहीं लिखा है, तो इसको क्रम से लिखिए, तो 5x की घात 6 आएगी पहले, प्लस 6x की घात 3 आएगी बाद में, फिर 8 आएगा आपका। तो ये बहुपद का मानक रूप हो गया। मतलब सबसे पहले बड़ी घात, फिर छोटी घात, उससे छोटी, उससे छोटी, और इस क्रम से लिखते हैं, तो वो होता है बहुपद का मानक रूप। तो ये हमने जो आपका चैप्टर था दूसरा चैप्टर था बहुपद, इसके बारे में बेसिक नॉलेज दी है। तो आप सबसे पहले ये वाला जो मैंने वीडियो बनाया है प्रश्नावली को लगाने से पहले, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो आप लोग सब जानने लगेंगे कि चर, बहुपद, अचर, और बहुपद की घात वगैरह वगैरह क्या होती हैं, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आया है, सब बातें समझ में आई हैं, वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा।